नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज की खबरें फटाफट पर। देश के ज्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिमी मानसून तय समय से लेट हो चुका है। इस बीच गर्मी से तपते दिल्ली के लोगों को कल राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली, हिमाचल और गोवा में सोमवार को जमकर बादल बरसेंगे। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने बताया कि मानसून को तरस रहे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तटीय और दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सामान्य तौर पर यहां मानसून 27 जून को पहुंचता है। ऐसा 19 साल बाद हो रहा है जब दिल्ली में मानसून इतनी ही देरी से पहुंच रहा है। इससे पहले 2002 में मानसून 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। पहले आईएमडी ने मई को और जून के बीच दिल्ली में मानसून पहुंचने की उम्मीद जताई थी। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी भारी बारिश येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुब्बगा इलाके में यूपी एटीएस का सर्च ऑपरेशन करीब 7 घंटे से चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस ने अलकायदा से जुड़े अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकियों महनाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर को अरेस्ट किया है। आतंकी 15 अगस्त के आसपास फिदायीन हमला करना चाहते थे। लखनऊ समेत यूपी के 6 जिले इनके निशाने पर थे। डीआईजी प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस को खबर मिली थी कि अलकायदा ने उमर हमगाड़ी को भारत में आतंक फैलाने के चलाने के निर्देश दिए थे। हलमंडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से आतंकी गतिविधियां संचालित करना है। वह भारत में एक्यूआईएस संगठन में सदस्यों की भर्ती करने और उन्हें रेडिकलाइज करने का काम कर रहा है। हलमंडी ने लखनऊ में अलकायदा का मॉड्यूल भी खड़ा कर दिया था, लेकिन इसके जरिए देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी थी। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुर्बग्गा इलाके में यूपी एटीएस करीब 7 घंटे से सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली में रविवार को अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी की गई। एक और सहूलियत देते हुए 50% क्षमता के साथ किसी भी तरह के ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की छूट दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज में ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सहित पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग देने वाले सेंटर्स को अनुमति लेने की जरूरत अब नहीं होगी। इसके अलावा एकेडमिक प्रोग्राम के तहत होने वाली गैदरिंग की अनुमति भी दी गई है। पिछले रविवार को दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दी थी। हालांकि सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल, कॉलेज खोले जाने पर पाबंदी अभी भी जारी है। इसके साथ ही सामाजिक राजनीतिक जमावड़ों पर भी रोक है। दिल्ली में 27 जून को अनलॉक 5 का ऐलान किया गया था, जब जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई थी। 30 जून को अनलॉक 4 का ऐलान किया गया था। भाजपा शासित असम में भी अब लव जिहाद जैसा कानून जाए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह कानून ऐसे लोगों पर नजर रखेगा जो अपना धर्म छिपाकर लड़कियों से शादी करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इस कानून के आने के बाद हिंदू पुरुष भी अपनी जानकारी छिपाकर किसी हिंदू महिला से शादी कर रही सकेगा। हम इस कानून के लिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। जब मुस्लिम धोखे से हिंदू महिला से शादी करता है तो वही लव जिहाद नहीं है। मेरे लिए तो वो भी जिहाद है जब कोई हिंदू ऐसा करता है। कानून धोखा करके शादी करने वालों को रोकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि पहले हम गौ रक्षा कानून लाएंगे, उसके बाद 2 बच्चों का कानून लाएंगे, फिर हम ये कानून लाएंगे। जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। हम घुमा रहे 35 से ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने सोमवार सुबह 11 बजे लोगों की मौत की पुष्टि की। हालांकि इससे पहले पुलिस कमिश्नर आर एन श्रीवास्तव ने सूत्रों को बताया था कि आमेर किले और उसके आसपास के इलाके में बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना में कई लोग पहाड़ी से नीचे झाड़ियों में गिर गए। घायलों में भी अभी भी कई हालतों की गंभीर हुई है।
फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मामले की खबर लगते ही पुलिस ने और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। राज्य में कई जगह बिजली गिरने की घटना हुई है, इनमें 20 लोगों की जान गई है। मौसम में आए बदलाव के बाद बड़ी संख्या के लोग आमेर की पहाड़ियों पर घूमने पहुंचे थे। यहां फोटोग्राफी और सेल्फी का सिलसिला चल रहा था कि अचानक बिजली गिर गई। मोदी कैबिनेट से हटाए गए रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलें हैं। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी है कि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाने का फैसला हो चुका है और इसकी औपचारिक ऐलान भी भरना बाकी है। हालांकि अब तक संगठन या सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। वहीं प्रसाद की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। तमिलनाडु में फिलहाल बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। मोदी कैबिनेट से हटाए गए बड़े चेहरों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में कोई बड़ा पद दिए जाने की चर्चा पहले ही जोरों पर है। ऐसे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिव के साथ बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद की तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की बात कही जा रही है। पार्टी सूत्रों का दावा किया गया है कि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने केंद्र सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित 3 पेंशन योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी को रिवाइंड करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करेंगे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार के अनंतनाग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 3 पेंशन योजनाएं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धत्व विधवा और निःशक्त पेंशन योजना में 2001 की जनगणना के आधार पर एमपी के 22 लाख हितग्राहियों की संख्या का स्टेट कैप निर्धारित किया गया है। सूत्रों ने बताया इन आयोजनों को संचालित करने में मध्य प्रदेश सरकार पर 66.78 करोड़ प्रति माह राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के लिए केंद्र अनुदान प्रस्तावों की स्वीकृतियां देने और राज्य की हिस्सेदारी को रिवाइज करने का अनुरोध डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से किया है। 12 मार्च 2012 यह वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के एसपी आईपीएस राहुल शर्मा का शव ऑफिसर मेस में मिला था। इस केस में पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया था। आईपीएस राहुल शर्मा सुसाइड केस में एक बार फिर सस्पेंडेड एडीजी जीपी सिंह और उंगलियां उठाने की लगी है। जीपी सिंह तब बिलासपुर के आईजी थे। इस सिलसिले में रविवार को महामुंद से रायपुर आए राहुल शर्मा केस में सीबीआई के पूर्व मजिस्ट्रेट ने सुसाइड मामले की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने आगे कहा कि जीपी सिंह के साथ कुछ और अफसर भी थे इस केस में शामिल और उन्हें भी बताया जा रहा था कि क्योंकि राहुल शर्मा की मौत अकेले जीपी सिंह के बस की बात नहीं। ग्वाल साल 2012 के जुलाई से सितंबर महीने तक ही इस केस की जांच का हिस्सा रहे, फिर उन्हें हटा दिया गया। अब कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ग्वाल इस केस में जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में भी कर रहे हैं। इस वक्त जीपी सिंह पर भ्रष्टाचार और राजद्रोह का केस दर्ज है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर चर्चा थम नहीं रही है। हिमाचल और दिल्ली प्रवास से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी शनिवार को इस मुद्दे से जुड़े सवाल से सामना हुआ। बघेल ने कहा, बार बार पूछे जा रहे इस सवाल का एक ही जवाब है, जिम्मेदारी हाईकमान ने दी है, जब कहेगा हट जाएंगे। एआईसीसी के निर्देश पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए कल शिमला पहुंचे थे। आज दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार के नए कार्यक्रमों, नीतियों और सफलताओं की जानकारी दी। उसके अलावा प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संगठन की गतिविधियां पर भी बात हुई है। रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अंदर जो जिम्मेदारी दी रही है वह उसका निर्वहन कर रहा है। देश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या रविवार को 3 करोड़ के पार हो गई है। सबसे ज्यादा रिकवरी के मामले में भारत अब दुनिया में पहले नंबर पर है। तीसरे नंबर पर ब्राजील है। ये तीनों देश कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ब्राजील में इस समय सबसे ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। शनिवार को यहां 48,000 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई। भारत में यह संख्या 41,000 रही। अमेरिका काफी हद तक संक्रमण की रफ्तार पर काबू पा चुका है। शनिवार को यहां 14,000 नए मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 6 जनवरी को 1 करोड़ और 13 मई को 2 करोड़ के पार पहुंची। यहाँ सबसे ज्यादा केस 61,000 केस महाराष्ट्र में मिले।
जिले के कनवास कस्बे के दाता पंचायत क्षेत्र के गड़ा गांव में आज दोपहर को आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। बिजली गिरने से 4 किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 6 लोग घायल हो चुके। बिजली के कहर से 11 बकरियों ने भी दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना पर इलाके में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि घायल व मृतक बकरियां चराने के लिए दौरान एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सूचना पाकर मौके पर उपखंड अधिकारी राजेश डागा, नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुशपाल सिंह, पुलिस उपाध्यक्ष रामेश्वर, समाजसेवी पारस जैन, नरेंद्र सोनी अस्पताल पहुंचे। गड़ा गांव के बच्चे रविवार को नदी के पास स्थित देवनारायण मंदिर के आसपास अपनी बकरियां चरा रहे थे। दोपहर में जैसे ही बारिश का दौर शुरू हुआ तो सभी बच्चे बकरियों को छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जारी अटकलों के बीच रविवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला विधानसभा अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी से ही होगा। हाल में हुए विधानसभा के मानसून अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव कराए जाने की चर्चा थी, परंतु सत्र सिर्फ 2 ही दिन का था, इसलिए चुनाव नहीं हो पाया। रविवार को एनसीपी चीफ ने कहा, तीनों पार्टियों ने फैसले किए हैं कि नया विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस से ही होगा। अध्यक्ष प्रत्याशी को लेकर जो भी फैसला करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। मानसून सत्र के दौरान सदन में कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने पर बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने के सवाल पर पवार ने कहा कि जो उन्होंने विधानसभा में किया उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। कोरोना के बीच 2 साल के अंतराल के बाद अहमदाबाद शहर में भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा आज निकल रही है। सुबह 4 बजे से मंगल आरती के साथ पारंपरिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई। यह पहला ही मौका है जब भगवान जगन्नाथ जी की नगर यात्रा में हाथी, घोड़ा, पालकी, बैंड बाजे और अखाड़ों के करतब देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ 120 खलासियों द्वारा खींचा जा रहा रथ इस समय 0.4 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और मात्र 1 घंटे में तीनों रथ खाड़ी इलाके पहुंच जाएंगे। यहां 5 मिनट के ब्रेक के बाद रथ आगे बढ़ेगा। जिन जिन इलाकों से भगवान जी की रथ यात्रा निकल रही है वहां कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिससे कि अन्य लोग रथ यात्रा में शामिल न हो सके। हर 500 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकियां बना गई है। भगवान की मंगला आरती के समय से ही मंदिर में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, गृह सचिव राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा सहित लोग मौजूद थे। देश में रविवार को 37,645 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 39,674 लोग ठीक हुए और 720 की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2,759 की कमी दर्ज की गई। हालांकि महाराष्ट्र में एक्टिव केस का ट्रेंड बता रहे हैं कि इसमें स्थिरता आ रही है। ऐसे में अब जहां जल्दी नए केस में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस आंकड़े में यहां 2 दिन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शनिवार को इसमें 1,769 की बढ़ोतरी हुई थी। देश में कोरोना को मात देने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार हो गया है। रविवार रात तक 3,07,000 लोग रिकवर हो चुके थे। हालांकि एक्टिव केस कम होने की रफ्तार में कमी आई है। 6 दिनों से लगातार एक्टिव केसेस में 5,000 से कम ही गिरावट देखी जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने शनिवार को प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश की हालत पर शनिवार को इमरान सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव जिन अब क्रिकेट बैट की जगह चोर होना चाहिए। 2018 में उन्होंने क्रिकेट बैट के साथ चुनाव ही लोगों को धोखा दिया। रिपोर्ट के हवाले से न्यूज एजेंसी के मुताबिक मरियम ने कहा कि इमरान के नाम का जिक्र आते ही अब सिर्फ इस बात का ख्याल आता है कि कैसे इमरान पाकिस्तान की आवाम से आटा चीनी लूट रहे हैं। देश में आटा और चीनी के लिए लगाने वाले लंबी लंबी कतारों को कई लोग नहीं भूल सकता। मरियम ने इमरान से सवाल किया है कि जो बुजुर्ग शख्स लाइन में खड़े थे उन्हें सिर्फ आधा किलो चीनी दी गई थी। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।